चलो अभी हम इस सेशन का पहला एडवांस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन आपसे यहाँ पे ये रहेगी कि आप फंडामेंटल्स जानते हैं। मुझे फंडामेंटल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी वहाँ पे। आपको क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा कि आप अगर इस लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं तो फिर आपकी फंडामेंटल्स क्लियर है। ठीक है, अब वहाँ से हम आगे को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये सिखाता हूँ कि किसी भी आर्बिट्री कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं। आप हेडिंग डालिए, फाइंडिंग आउट radius of curvature, radius of curvature of any random curve, random curve, किसी भी रैंडम कर्व कर्व का बस मुझे इक्वेशन पता होना चाहिए। तो उस कर्व की हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे करते हैं उसको सिखाते हैं आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइंड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई भी रैंडम सा कर्व मैंने आपको दे रखा है। ये रैंडम सा कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑब्वियसली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे वो फंक्शन आपके लिए एक नॉन क्वांटिटी होनी चाहिए, वो एक अननोन क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। इस पे हमने क्या किया, कोई भी एक जनरल सा पॉइंट चूज कर लिया, और इस जनरल से पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, ये मान लेते हैं x कॉमा वाई है, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स है। मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपसे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, आप ये फाइंड करिए। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, लेट्स से वी आर ड्राइंग अ टैंजेंट ओवर हियर। हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, इस टैंजेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस आगे मूव कर गए, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस आगे मूव कर गए। इतना छोटा सा डिस्टेंस ताकि ये हमको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर हो। इट विल अपीयर ऑलमोस्ट टू बी अ स्ट्रेट लाइन टू अस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने माने हैं x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई चूज किया है। अब हमने इस सेकंड पॉइंट पे भी क्या किया, एक टैंजेंट ड्रॉ किया। इस सेकंड पॉइंट पे भी हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस टैंजेंट का एक और नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं। आप नोटिस करो, ये दोनों नॉर्मल जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों नॉर्मल जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। जहां पे भी इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, ये पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट कह सकते हैं आप। इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन आप ऐसे इफेक्टिवली सोच सकते हो, ये जो छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा पोर्शन, ये किसी ना किसी सर्कल का क्या है, एक पार्ट है। और ये जिस भी सर्कल का पोर्शन है, उस सर्कल का बेसिकली हमने एक छोटा सा हिस्सा दिखा रखा है। तो यहाँ पे अगर सोचो कि दिस वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम सर्कल ऑफ, माने इमेजिनरी सर्कल आप इमेजिन करो ऐसा। तो इसके लिए ये वाली लेंथ को अगर मुझे लिखनी होती तो कैसे लिखते हैं, अगर ये वाली एंगल आपको पता चल जाए कितनी है, मान लेते हैं ये डी थीटा है और ये रेडियस आर है, तो इस आर्क लेंथ को अच्छा, हम आर डी थीटा। आर डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक आर है, डी थीटा। इस कंसेप्ट को यूज करके बेसिकली हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम मान लेते हैं आर है। अच्छा, इंक्लिनेशन के लिए टैंजेंट जो हमने जो दो चूज किए हैं, उन दोनों टैंजेंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिस इंक्लिनेशन को शो करने के लिए। लेट अस से ये वाली एंगल यहाँ पे थीटा है, और ये वाली एंगल यहाँ पे थीटा प्लस डी थीटा है। एक चीज नोटिस करो, अगर हम टेंजेंट को डी थीटा से टर्न कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा नॉर्मल भी कितने से टर्न हो जाएगा, डी थीटा से। डी थीटा से। होगा ही नहीं होगा, क्योंकि हम्म। नॉर्मल तो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली जब आप टेंजेंट को डी थीटा एक्स्ट्रा एंगल से टर्न करोगे, तो आपका नॉर्मल भी कितने एंगल से टर्न हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा से टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ सर। यहाँ पे जो छोटी सी पोर्शन आपको दिख रही है, छोटी सी पोर्शन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इस छोटे से पोर्शन को अगर मैं डी एल कहता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा हो जाएगी। करेक्ट है, ठीक है। यस सर। एक और चीज आप नोटिस करो, ये जो स्लांट लेंथ आपको डीएल दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही है ना, है ही नहीं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हाँ लाइन। हाँ सर। हाँ यस सर। तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब वर्टिकली ये वाली लाइन की डिस्टेंस कितनी है, ये लाइन की लेंथ कितनी है, और ये हॉरिजॉन्टली ये लाइन की लेंथ कितनी है, ये दोनों लेंथ, ये लेंथ है डीएल,
ये लेंथ देखो कितनी है, dx है, और ये लेंथ कितनी है, dy है या नहीं है? dy है या नहीं है? आप देखो Yes, इसकी sir. कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या चूज की थी, x, y। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या चूज की थी, x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई। तो ऑब्वियस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्स्ट्रा सेपरेशन है ये कितना है, dx है, और ये सेपरेशन कितनी है, dy है। क्या ये बात समझ आ रही है सभी हाँ को? हाँ हाँ सर, हाँ. ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं, कैन वी राइट दैट dl इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx का स्क्वायर एंड प्लस dy का स्क्वायर। कैन वी राइट दैट? लिख सकते हैं ना ऐसा? ठीक है। यस सर Yes, यस सर sir अब हम क्या करते हैं, इसे dx को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने dx को बाहर निकाला, ये हो गया रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dy बाई dx, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है? हाँ yes sir ठीक है, तो ये तो tan थीटा हो गया, tan d थीटा. गुड। ये tan थीटा हो गया आपके पास। तो इसका मतलब अगर मैं dl ओवर d थीटा किसी तरह से भी अगर कैलकुलेट कर सकता हूँ, dl बाई डी थीटा, ये अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी dl बाई डी थीटा क्यों लिया मैंने आपको सही समझ में आएगा। एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, कि मेरे को यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालनी है, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, dl बाई डी थीटा चाहिए ना? हाँ सर दिख रही है यहाँ से, नोटिस करो Yes, sir. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, हम्म। dl ओवर डी थीटा है। हमने dl हाँ तो निकाल लिया, अब dl बाई डी थीटा कर लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच इज dl ओवर डी थीटा, this can be written as dx over d theta, and that multiplied with root under of 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x तो आपको पता है, तो ऑब्वियसली आपको dy by dx भी पता होगा, राइट? पता होगा ना? बट डी थीटा नहीं पता है, तो आपको dx by d थीटा को एलिमिनेट करने का सोचना पड़ेगा किस तरह से, इसको कैसे एलिमिनेट करें। अब फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। अब हमारे पास एक चीज तो श्योर है कि अगर हम dy by dx निकालते हैं, dy by dx निकालते हैं, तो ये तो हमारे पास tan थीटा होता है, राइट? वी नो दिस, राइट? दिस यस इज सर राइट। तो अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में, तो इससे क्या मिलता है मुझे, d2y by dx2, सर d2y by dx2 एंड दैट dy विल by बी dx2 d by dx ऑफ, क्या हो जाएगा ये, tan थीटा, dy by dx राइट? और Square tan थीटा theta. हाँ इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। tan थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, इसीलिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये d थीटा by dx हो d जाएगा, theta by dx. करेक्ट है? हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखो तो हमें यहाँ पे चाहिए dx बाई डी थीटा, तो हम dx बाई डी थीटा इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें dx ओवर डी थीटा ये मिल गई, ये है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y d2y बाई dx2, एंड दैट डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को tan थीटा के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, सर 1 plus tan square theta 1 plus tan square 1 theta. plus tan square tan theta स्क्वायर थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, dy बाई dx होती है, राइट? इसका मतलब Yes. क्या बन गया हमारे पास, d2y बाई dx2 इंटू 1 बाई 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, करेक्ट है? ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमने dx बाई डी थीटा निकाल लिया, और फर्स्ट इक्वेशन में मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए dx बाई डी थीटा चाहिए, तो मैंने इसको क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या, एक वजह से मुझे चाहिए था डी, हाँ ये उल्टा कर दिया रेशियो, देखो एक मिनट देखो, मैंने इसको जब मैं इधर लेके गया तब ये dx बाई डी थीटा हो गया ना, हाँ तो ये सब ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये न्यूमरेटर में रहेगा ना, देखो उल्टा हो गया, देखो दिख रहा है आपको? हाँ सर. ओहो, ये सारा उल्टा हो गया। हाँ ओ हाँ हाँ, dx by d theta will be sec square theta and divided by second derivative of y with respect to x, and इसको लिख सकते हैं 1 plus tan square theta and that multiplied with 1 by second derivative of y with respect to x, and फिर हम लास्ट स्टेप में लिख लेंगे this will be 1 plus dy by dx का whole square and that multiplied with 1 by second derivative of y with respect to x। अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी dx by d थीटा निकाल लिया, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, दैट वाज dx by d थीटा, dx by d थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो दैट इज 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dx by d थीटा। अब उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड था, नोटिस करो यहाँ पे, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dy by dx एंड इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसी को रीअरेंज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर, इसका पावर में 3/2 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। दैट्स इट। दिस इज बेसिकली योर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द आर्बिट्री पॉइंट। आई होप सबको समझ आ गई है, ठीक है। आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x तो पता ही है, तो ऑब्वियसली अब आप dy by dx भी निकाल सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी निकाल सकते हैं। ये अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आपको कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद है इससे पहले भी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चन किए हैं। अब तक हम कर्वेचर निकालने के लिए क्या करते थे, आपको याद है, अगर एक्सेलरेशन पता है तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी फाइंड करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, v² से इक्वेट करते हैं, राइट। हाँ बट अब आपने क्या सीख लिया कि अगर मेरे को लोकस पता है तो लोकस से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई सबको? यस सर। बट एक चीज और सर, भी है। एक डाउट है क्या? सर जब एक पॉइंट लिए x, y और दूसरा पॉइंट लिए x प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई, तो सर दोनों पॉइंट का बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो टेंजेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम जगह पे नहीं आ जाएगा? इसीलिए तो डी थीटा पे इंक्लिनेशन बढ़ाया ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है। समझ गया सर। हाँ हाँ। जी। और वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट करने के लिए आपको दो नियर बाय टेंजेंट्स पे नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो उनके इंटरसेक्शन से ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम निकाल रहे हैं, जी सर। राइट। जी सर। ठीक है। अब इसमें एक और चीज भी है, देखो, अगर आपको थोड़ी सी मैक्सिमम मिनिमा की कंसेप्ट अगर याद हो, अगर कभी भी कोई ग्राफ का अगर कनकेविटी अपवर्ड्स होता है, कोई भी ग्राफ की कनकेविटी अपवर्ड्स है, तो आपको याद है सेकेंड डेरिवेटिव उसकी साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, राइट। अगर कनकेविटी पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका कनकेविटी, Positive. इसका साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, राइट। किस बेसिस पे कहते हैं, क्योंकि स्लोप इसका पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सॉरी फिर जीरो फिर पॉजिटिव हो जाता है, तो स्लोप कंटिन्यूअसली क्या होता है, पता है। और d2y by dx2 क्या देता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ही देता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इसकी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव। कनकेविटी अगर अपवर्ड्स है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन तो सेम ही होने वाला है, हाँ सर। राइट। तो कभी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस पूछते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होने का मतलब कनकेविटी शुड बी अपवर्ड्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब कनकेविटी हैज टू बी डाउनवर्ड्स। Downwards. डू यू गेट द पॉइंट? रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है नेगेटिव? क्या क्या फिर से बोलिए। रेडियस नेगेटिव कैसे होगा? रेडियस हम क्या नेगेटिव नहीं है, रेडियस नेगेटिव नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, और कर्वेचर नेगेटिव होने का मतलब है कनकेविटी किस तरफ है वो आपको पता चलता है, ठीक है। समझ में आ गया। इन जनरल अगर आपको बोला जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो जनरली आप इसका मैग्नीट्यूड से ही निकालते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मॉड लगा देते हैं। इन जनरल हम यही काम करते हैं, हमको जनरली पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं पड़ता है। बट हाँ, किसी ने अगर पूछ लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कभी पूछ रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो कनकेविटी अगर अपवर्ड्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव होगा, कनकेविटी अगर डाउनवर्ड्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, बस इसको ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ठीक है। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. are positive for concave upwards and are negative for concave downwards. ये भी मेंशन कर लीजिए। in general we are only interested in the magnitude of the radius of curvature. In general, we are only interested in the magnitude of the radius of curvature. Thus, R in magnitude is 1 plus dy by dx
होल स्क्वायर का पावर में 3/2 एंड डिवाइडेड बाय mod of second derivative of y with respect to x. This is in general जो हम याद रखते हैं, ठीक है। अब आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको भी याद रखनी है और कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किस जगह पे आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हो। सर d2y/dx टू पॉजिटिव होता है, r पॉजिटिव होगा क्योंकि न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो Yes, d2y/dx के साइन से ही वो चेंज कर रहा है। सही कह रहे हैं। ठीक सर। चलो एक इक्वेशन देखते हैं। A particle moves along the curve. A particle moves along the curve y square equal to 4x with a constant speed of 2 meter per second. Find the radius of curvature at origin. मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहले बिना रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज करें, करके दिखाएं। ये कंसेप्ट ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। पहले बिना रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज करे करेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किया वो नहीं करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग कंसेप्चुअली ग्रो कर रहे हैं, और फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि इस रिजल्ट से भी सेम आता है या डिफरेंट आता है, ठीक है। पहले आप बिना उसके करके सोचिए, इससे आपका दिमाग चलेगा। ये फॉर्मूला तो आपको दिमाग चलाने ही नहीं देगा, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप बिना फॉर्मूला लगाए क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ट्राई करो जल्दी। एटलीस्ट आपको ये कर्व तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये क्या है, पैराबोला है ना? So it will be towards the Yeah, parabola positive direction of the x-axis. so passing to the origin. राइट। और ये Yes. पैराबोला जी का जो एक्सिस तो कौन सा है? एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, राइट। Yes, sir. सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब जब ये पार्टिकल ओरिजिन क्रॉस कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? वर्टिकल, राइट। जी सर। अब सिंस उसने कह रखा है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यस। जी सर। और टैंजेंट अगर मैं ओरिजिन पे ड्रॉ करता हूं तो वो कौन सा लोकेशन है, वो कौन सा डायरेक्शन है? वाई एक्सिस, राइट। हाँ और इसके अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो कौन सा लाइन है? वो वाई एक्सिस का लाइन है। करेक्ट। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 0 एट ओरिजिन। ये हर जगह पे नहीं कह रहे, बट ओरिजिन के लिए कह रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या सबको ये बात समझ आ रही है? यस हाँ सर। सर, हाँ सर. ठीक है। तो इसका मतलब जो भी एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल के पास, जो भी एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। Centimeter, x direction, centimeter. नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, राइट। और अगर आप देखोगे तो एक्स डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, हाँ। राइट। इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, करेक्ट। Yes, sir. सो बेसिकली हाँ आपने ये रियलाइज किया कि मेरे को अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो मेरे को कौन से डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा? एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, राइट। ये सर। अब हमारे पास जो ऑलरेडी इक्वेशन है, हमारे पास रिलेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे रिलेशन क्या मिलेगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, दैट हैज टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, करेक्ट। करेक्ट। हाँ डी Yes. वाई बाई डी टी तो वी वाई होती है, तो Yes, इसको sir. क्या लिख सकते हैं? y इंटू वी वाई विल बी 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स, करेक्ट। यस सर। एक बार और अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अब चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो y इंटू डी वी वाई बाई डी टी प्लस वी वाई into dy by dt that has to be equal to 2 times of dvx by dt, करेक्ट है? करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये sir. क्या बना? y into acceleration along y direction
प्लस वी वाई का स्क्वायर, दैट हैज टू बी 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन था उसको यूज करें। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है हमारे लिए? 0। 0. उस कंडीशन को यूज करते हैं, तो ये वाली वैल्यू को हमने क्या किया? 0 बिठा दिया। अच्छा, ओरिजिन पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ये जो v दिखा रखा है मैंने, ये v एक्चुअली क्या है? vy तो है ना, VY. राइट? vy ही v है, ठीक है? हम्म तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन सेंटीपिटल, क्योंकि ax की वैल्यू तो आपको पता है ac है, और vy आपको हाँ। पता है v है, तो यही तो आ गया। Yes, sir. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? v स्क्वायर बाई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन करना होता है, नहीं होता? हाँ सर। और v स्क्वायर बाई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 2। दैट्स इट। तो 2 यूनिट इसका आंसर है, Sir. राइट? अच्छा हाँ। Sir. सर हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो स्पीड का 2 मीटर पर सेकंड वो तो नहीं लगा। कुछ जरूरत नहीं है, और वो होना भी तो नहीं फिर- चाहिए था। वो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इस लोकेशन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो इस ग्राफ का प्रॉपर्टी है, उसको स्पीड से क्या Yes, लेना yes. देना है? Why is it given then? ताकि आप कन्वेंशन सीखो ना बेटा। आपने इतना सारा कुछ तरीका कुछ नहीं सीखा इसमें, यू डिडंट हैव एनी लर्निंग ओवर हियर, Yes sir. सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग्स ना। अगर मेरे को रैंडम किसी लोकेशन पे पूछ लेते कि हाँ बताओ वहां पे, जहाँ पे एक रैंडम कोऑर्डिनेट, वहां पे बताओ कि कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी है, तो वो सब तो आप निकालना सीख रहे हो ना, कि हाउ आर यू कैलकुलेटिंग, मतलब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का रिलेशन फ्रॉम अ रैंडम लोकस। आप वो निकालना नहीं सीख रहे हो यहाँ पे, यू डोंट हैव एनी लर्निंग फ्रॉम हियर। और किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है, किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है, वो क्या करेगा? नाचेगा क्या? वो बोलेगा नहीं मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता इसलिए मैं नहीं कर सकता। हाँ, क्यों दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है? कैलकुलेशन करने के लिए दिया है तुमको, तुम करो कैलकुलेशन और आंसर निकालो। अब एक बार उस मेथड से करके देखते हैं जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखा है। मेरे को ये पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका पावर में 3/2 एंड डिवाइडेड बाई d2y बाई dx2, एंड इसका मॉड ले लेंगे। हमारे पास y क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर दिया, सॉरी y स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है? 4x है, राइट? इसका मतलब 2y dy बाई dx दैट विल बी इक्वल टू 4, करेक्ट है? तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? dy बाई dx कितनी आ रही है? 4, अच्छा 2/y आ रही है, करेक्ट है? हाँ सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, d2y बाई dx2 निकालते हैं। तो यहाँ से d2y बाई dx2 अगर निकालें, हमारे पास आएगी, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। अच्छा ठीक है, एक ही बात है, d2y बाई dx2 चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू -1 बाई वाई स्क्वेयर इंटू dy बाई dx, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. ठीक है, जस्ट चेन रूल लगा दिया है। Yes, yes. हमारे पास d2y बाई dx2 का भी वैल्यू आ गया, और dy बाई dx का भी वैल्यू आ गया है। हमारे पास ये भी आ चुका है, dy बाई dx इज 2/y, एंड d2y बाई dx2 का भी वैल्यू आ चुका है। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 1 प्लस dy बाई dx इज 2/y का होल स्क्वायर, 2/y का होल स्क्वायर, इसका पावर में 3/2 ले लेंगे, एंड फिर डिवाइडेड बाई d2y बाई dx2 करना है मुझे, तो उसकी वैल्यू आई थी, इसका मॉड लेना है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, एंड इसके साथ 1/y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर, सॉरी, और 2/y स्क्वायर है, 4 by minus 4 by y2. 4/y क्यूब को बोलो। Sir, denominator में. हाँ हाँ, Denominator में dy by dx तो 2y है. तो 4 अच्छा by dy बाई dx 2/y है, हाँ सही कह रहे हैं, इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं ना। अच्छा, तो ये 2/y, तो 2/y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
-4/y³ हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस इज 4/y³, दिस इज 4/y³ हो जाएगा। ठीक है, इधर से अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए हमें? सर origin सेंटर पे। सेंटर पे Origin. चाहिए ना, सेंटर बोल के कुछ नहीं यहाँ पे, ओरिजिन पे चाहिए। बट Origin, हाँ सर। ओरिजिन के लिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0 तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, undefined. राइट? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम y स्क्वायर, y³ কেটে যাবে। हाँ দেখছি সেটাই দেখাচ্ছি, y² + 4 एंड इसका पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे y³ डिवाइडेड बाय y³ हो जाएगा। देखो ये आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, ठीक है? Yes sir. ये y³ कट गया। अब देखो ये अनडिफाइंड टाइप का नहीं आएगा। दिस इज 4 + y² डिवाइडेड बाय 4 एंड इसके पावर में 3/2 है। सो एट ओरिजिन अगर आप निकाल रहे हो, देखो एट ओरिजिन अगर फाइंड कर रहे हैं, तो एट ओरिजिन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 4 + 0 इसका पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 4, विच क्लियरली इज 2 के पावर में 2 × 3/2। ये 2 कट गया, डिवाइडेड बाय 4, तो ये 8/4 आ रही है। 8/4 कितना है? 2 यूनिट्स है। दैट्स इट। समझ आई सभी को? हाँ sir. ठीक है, तो इसके लिए हमें वो लोकस की मतलब जरूरत, अगर लोकस से आप करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, यू कैन डू फ्रॉम देयर, और अगर बिना लोकस का आप करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कंसेप्चुअल है काफी, इसमें तो कुछ कंसेप्चुअली हम ज्यादा यूज नहीं किया, हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता था, बस वो स्टैंडर्ड रिजल्ट को ही हमने फॉर्मूला में लगा दिया और हमारा आंसर आ गया है। बट एनीबडी हु इज ट्राइंग टू डू बाय फॉर्मूला, वो डायरेक्टली कर सकते थे यहाँ से, इसीलिए एडवाइसेबल ये है कि रिजल्ट को आप याद रख लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक डॉग एंड कैट वाला क्वेश्चन याद है? Yes जी sir. सर। ठीक है, उस डॉग एंड कैट वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसको। मान लेते हैं हमारे पास सिचुएशन सिमिलर सा कुछ है, बट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन अब करने वाले हैं और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा डॉग है और इसकी वेलोसिटी मैंने आपको u दे रखी है, और यहाँ पे मान लेते हैं कैट है और इसकी वेलोसिटी मैंने आपको v दे रखी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की इनिशियल सेपरेशन जो है, ये इनिशियल सेपरेशन भी आपको दे रखा है। लेट्स से दिस सेपरेशन इज L. Now the question has been modified a little. The question says both cat and dog move with uniform speed v and u respectively. The dog moves in the fixed direction, but the cat is chasing the dog such that the instantaneous direction of motion of cat coincides with the direction of motion coincides with the coincides with the direction, मतलब क्या? coincides with the instantaneous line connecting
कनेक्टिंग कैट टू डॉग। अब आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है। फाइन, पहला, आफ्टर व्हाट टाइम डज द कैट कैच द डॉग। कितने देर बाद पकड़ रही है आपको फाइंड करना है। दूसरा, फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द कैट। कैट की इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी है आपको ये फाइंड करनी है। आप ट्राई करना चाहते हैं? Yes, sir. ये वैसे जी थोड़ा सर। ये थोड़ा ट्रिकी है। इसको मैं करता हूँ, आप देखो इसको, इसमें थोड़ा सा Sir, can टाइम। you try it once? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट? हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली वो ये करना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, चलिए ट्राई करिए, मैं आपको देता हूँ 5 मिनट देता हूँ। चलिए चलो अभी पहले चेक करते हैं कि हमें करना कैसे है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो वो कह रहे हैं कि डॉग तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डॉग की इस डायरेक्शन में ही एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता जा रहा है। बट कैट जो है वो ऐसा मूव कर रहा है ताकि उसका इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा कोइंसाइड करना चाहिए डॉग के इंस्टेंटेनियस लोकेशन की तरफ। तो अगर डॉग अगर यहाँ मूव कर गया इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt, और सोचो यहाँ मूव कर गया ये इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt, तो अब इसका लाइन ज्वाइन करता हुआ कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो इसको इधर मूव करना पड़ेगा। फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे अगर ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अब इधर होना पड़ेगा, तो ये इधर जाएगा। फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअसली अपने पाथ को क्या होगा, बेंड करता रहेगा, एंड फाइनली चेज करके उसको क्या होगा, पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन यही है बेसिकली। तो क्वेश्चन के लिए अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन दिखाऊं कि ये मान लेते हैं कि ये बेंड करके कहीं यहाँ पे पहुंच चुका है, लेट्स से ये इंस्टेंटेनियस लोकेशन है, किसी भी एक इंस्टेंट पे लोकेशन हम दिखा रहे हैं, और इस लोकेशन पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी को इधर दिखाता हूँ, लेट अस से दिस वेलोसिटी इज v, मैग्नीट्यूड में तो v है, ये हमको पता है। तो इसका टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ का टेंजेंट, ये टेंजेंट है लोकस पे, तो ये टेंजेंट बेसिकली किसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, डॉग की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। और ये डॉग आपका मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी u के साथ। दैट इज व्हाट द कंडीशन इज गिवन टू यू। अब इसी कंडीशन को आपको यूज करके बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ व्हाट डू वी डू। अब देखो दो चीजें नोटिस करो। पहला, अच्छा इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, एक बार टेंजेंट वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ये एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं इधर से, तो इधर से भी एंगल क्या होगा, थीटा ही हो जाएगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द कैट एंड डॉग, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर ब्रेक करो, ये हो गया u cos थीटा। तो अब अगर कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच वेलोसिटी कितनी लिखेंगे आप, v माइनस ऑफ u cos थीटा, तो v माइनस u cos थीटा। एंड दैट शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। अभी इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन, ये वाली सेपरेशन को हम कुछ भी एक s मान लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज ds by dt विद अ नेगेटिव साइन, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सेपरेशन यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है ना, राइट। डू यू गेट दैट पॉइंट, राइट। यस सर। तो अभी अगर यहां से ds की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, दैट विल बी v dt माइनस ऑफ u cos थीटा इनटू dt। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं मैं, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस सेपरेशन है, इसका मतलब इसका लिमिट्स क्या होगा इंटीग्रेशन का, इनिशियल सेपरेशन विच इज l टू फाइनल सेपरेशन विच विल बी डेफिनेटली 0, क्योंकि फाइनली तो उसने उसको चेज करके पकड़ लिया है। तो इसके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी l टू 0 हो जाएगा। टाइम का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t मान लेते हैं, हमको नहीं पता कहां तक है। इसको इंटीग्रेट करते हुए आपको 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का ही लिमिट है यहाँ पे। सो दिस बिकम्स 0 माइनस ऑफ l, दैट बिकम्स vt माइनस ऑफ u कैन बी टेकन आउट, बट इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू dt ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि आपको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता है, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। यू लीव इट हियर एट एज इट इज, ये आपने पहला इक्वेशन मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब ये थीटा को एलिमिनेट कैसे करें। नाउ वन थिंग दैट आई एम गेटिंग अ हिंट इज कि अगर मैं जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ डॉग है, अगर उसको मैं एक्स एक्सिस ट्रीट करता हूँ, अगर मैं उसको एक्स एक्सिस ट्रीट करता हूँ, तो कैट की जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है वो कितनी आएगी, देखो तो ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा होगी,
हाँ राइट। तो सोचो इन अ टाइम इंटरवल ऑफ टी, जब वो उसको कैच कर लिया होगा, सोचो ये यहां से मूव करके फाइनली यहाँ आ गया, और ऑब्वियसली डॉग भी वही होगा क्योंकि उसको कैच कर चुका होगा, राइट? होगा होगा। यस हाँ सर सर। तो डॉग का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और कैट का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? यस क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली कितना है? जीरो। तो ऑब्वियसली फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट भी कितना होना चाहिए? दोनों का जीरो होना चाहिए। 0। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अगर लिखते हो तो ये डॉग के लिए जितनी आनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस फॉर कैट। क्लियर है? फिर पकड़ ले रहे हैं। डॉग की डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डायरेक्टली u इंटू टी कर सकते हो, करेक्ट है ना? हाँ कर सकते हैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट हाँ कैट के लिए आप ये काम नहीं कर पाएंगे। कैट के लिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ उसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? v cos थीटा, और इसके साथ dt मल्टीप्लाई करोगे और फिर 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करोगे, करेक्ट है? हाँ सर। आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में? हाँ सर। अब इससे v को बाहर निकाल सकते हैं और ये इंटीग्रेशन में cos थीटा इंटू dt हो जाएगा 0 से लेके t तक। आप इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, यहां भी इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt है और यहां भी इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt है। तो इसका मतलब यहां से मैं इस चीज को उठा के यहाँ पे पिकअप करके डाल सकता हूँ ना, तो मेरा वो टर्म एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो मैं यही काम अब यहाँ पे करने वाला हूँ। सो देयरफॉर व्हाट यू गेट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt 0 to t is actually ut over v, और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट, ये एक्चुअली वही चीज तुमने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया जो आपको समझ नहीं आया कि कहाँ से आया। तो ये वाली चीज को मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग 2 in 1, using 2 in 1, what we get is minus of L will be Vt minus of U into this is Ut by V. So what you get is this is V square, sorry, this is V square minus of U square into T over V, right? अच्छा, एक नेगेटिव मुझे लगता है कहीं छूट गया। हाँ, ये नेगेटिव देखो यहाँ का छूट गया है, ठीक है? यहाँ पे छूट गया ये नेगेटिव, इसीलिए आंसर में भी थोड़ा उल्टा पुल्टा आ रहा था। देयर भी नेगेटिव हो भैया, ये नेगेटिव डाल देना, ठीक है? ये नेगेटिव में छूट गया था मेरा, इसीलिए यहाँ पे भी एक नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अब आपका पॉजिटिव हो गया। सो देयरफॉर टाइम इज कमिंग आउट टू बी VL ओवर V स्क्वायर माइनस ऑफ U स्क्वायर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। समझ आ गई सबको? समझ आ गई सभी को? हाँ सर। Yes. सही है सर। अब आते हैं Yes. एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे कि एक्सेलरेशन कितनी अभी कैसे फाइंड करते हैं। सर वो VT माइनस U इंटू UT वाई पे लिखा है ना क्या क्या फिर से बोलो। सर? प्लस L इज इक्वल टू VT माइनस U लिखा है ना? आप ठीक है देखो ना कहाँ से पिकअप किया। दो सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन में ही हमने सब्स्टिट्यूट किया। सेकंड इक्वेशन में देख लो क्या था। अभी हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द कैट। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ जो कैट होगी, आप सोच के बताओ मुझे, वो टेंजेंशियल होगी या सेंट्रीपिटल होगी? स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल होगा ना, सेंट्रीपिटल होगा। राइट? अब ये नोटिस करो, अब यहाँ पे this is dog, this dog is moving with a constant velocity u, and यहाँ पे हमारे पास कैट है और ये मूव कर रहा है इधर with a constant velocity of v, ठीक है? in a very short interval of time dt, in a very short interval of time dt, अगर मैं सोचूं कि ये डॉग कहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt कंसिडर करते हो आप, बहुत ही छोटा सा टाइम कंसिडर कर रहे हैं, ये मान लो t इक्वल टू 0 का है और ये टाइम t इक्वल टू dt का है, तो dt टाइम में ये डॉग कितना डिस्प्लेस कर चुका होगा? दैट विल बी u dt, करेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है? इन दिस वेरी शॉर्ट सेम टाइम इंटरवल, अगर मैं कैट की बात करूं
तो कैट मूव कर चुका होगा dt टाइम में यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी v dt। ठीक है, और अब देखो इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन अपना किधर रखना है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस लोकेशन ऑफ किसका, डॉग की तरफ, राइट। यस तो इसका मतलब है ये इधर टर्न कर चुका होगा, ये v मैग्नीट्यूड तो v रहेगा, बट यस यहाँ से ये d थीटा एंगल से टर्न कर चुका है। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट? यस सर। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी का चेंज कैसे, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का चेंज एंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, राइट राइट। यस सर यस वेलोसिटी का चेंज जब हम कह रहे हैं मतलब वेक्टर चेंज कह रहे हैं एंड नॉट स्केलर चेंज। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं डीवी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कैट, अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डीवी वेक्टर विल बी फाइनल वेलोसिटी प्लस माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यही लिखेंगे ना आप, राइट राइट। यस सर। अब ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जो कि एंगल डी थीटा पे इंक्लाइंड है, और इनिशियल को अगर मैंने रिवर्ट कर दिया तो ये रिवर्टेड इनिशियल हो गया, हुआ ना। बट इस रिवर्टेड इनिशियल का भी मैग्नीट्यूड क्या है, v है, और ये फाइनल वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, v है। आपको पता है ना, दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे होती है, डू वी नो दैट? जी सर। Yes, sir. तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो वो रिजल्टेंट हमें किधर मिलेगी, बाइसेक्टर पे मिलेगी, राइट, ऐसा कुछ। और ये बाइसेक्टर पे जो मिल रही है यही आपकी क्या हो गई, डीवी वेक्टर हो गई है। तो डीवी सो वेक्टर 90 माइनस डी थीटा बाई 2। हाँ, तो ये एंगल आपकी कितनी होगी, 90 डिग्री माइनस ऑफ डी थीटा बाई 2, और सिमिलरली इधर से भी होगी, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस ऑफ डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कचरा हो गया यहाँ पे, डायग्राम छोटा सा है, एक मिनट देख लो एक बार विजिबिलिटी है या नहीं। हाँ सर है। ठीक है, ओके, तो ये डीवी वेक्टर का चेंज कितना हो गया, कितना आ गया, 2v इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉस 90 माइनस डी थीटा क्या लिखेंगे, साइन राइट, साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। और सिंस ये एंगल बहुत छोटा है तो क्या इसको अप्रोक्सीमेट करके 2v इंटू डी थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये कितना बचा आपके पास, v इंटू डी थीटा, दैट्स इट। मतलब अगर बहुत ही इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, सभी को कह रहा हूँ, ये इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। कभी भी कोई एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर, अगर वो मैग्नीट्यूड फिक्स रख के अगर वो चेंज हो जाता है, मतलब टर्न कर जाता है बाय एन एंगल ऑफ डी थीटा, तो उसका वेक्टर चेंज जब आप निकालोगे तो सिंपली वी डी थीटा आएगा। आई एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये कभी भी किसी भी वेक्टर के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड फिक्स रख के अगर डी थीटा एंगल से टर्न कर जाता है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी वेक्टर में जो चेंज आता है वो चेंज आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। तो अब रेट ऑफ चेंज अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यही तो एक्सेलरेशन है ना। ये क्या हो जाएगा, v इंटू क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना क्या करना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी टी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी v इंटू डी, सॉरी v इंटू ओमेगा। होगा ही नहीं होगा, होगा होगा। हाँ हाँ सर। अब बस हम क्या निकालना बच गया है, ओमेगा निकालना बच गया है। अब ओमेगा तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, एक पे बैठो, रिवर्ट एंड ऐड कर लो, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर कैट एंड डॉग को देखोगे, ये सोचो, ये आपका कैट है, इसकी वेलोसिटी इधर v दे रखी है, ये डॉग है, और इसकी वेलोसिटी मैंने आपको u दे रखी है। अगर आप यहाँ पे बैठ के रिवर्ट एंड ऐड करोगे, रिवर्ट एंड ऐड करो, ये तो v से आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, अप्रोच करेगा, बट टर्न किसकी वजह से कर रहा है, इसकी वजह से ना। आपको याद है एंगुलर वेलोसिटी निकालना मैंने आपको सिखाया था किसी भी पार्टिकल के लिए, हाँ। याद है? अच्छा, Yes. एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके साथ आप क्या करते हो, इस लेंथ को क्या करोगे, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दोगे,
ओमेगा निकालने के लिए आप वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उससे इस सेपरेशन को क्या करो, डिवाइड करोगे। आपको याद है v इक्वल टू ओमेगा आर वाला रिजल्ट याद है? याद है आपको? जी हाँ सर। सही है। इसमें इसमें v और r ये क्या होते थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे ना, रिमेम्बर? हाँ हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखूं तो ये मेरा लाइन क्या हो गया, ये r हो गया, और यहाँ से इससे परपेंडिकुलर कौन है, ये u हो गया। तो अगर मुझे ओमेगा पूछा जा रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में बताओ ओमेगा क्या आएगी, दिस विल बी दी ओमेगा एंड दैट विल सर्टेनली बी, क्या लिखेंगे आप, u डिवाइडेड बाय l। ये वाली सेपरेशन l है तो u बाई l कर लेंगे। क्या आपको बात समझ आई है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इस वक्त का, कितना हो गया, v इंटू यू ओवर l, यही आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। समझ आ गई सबको? हाँ सर। ठीक है चलो, तो आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। Just a sec. तो ट्राई करें बाकी लोग। सर एब्सेंट। तो ये हमारा रिवर है और यहाँ पे मान लो आपका बोट एंकर किया हुआ है और ये नियरेस्ट पॉइंट ऑन शोर से उसने क्या रखा है, 9 किलोमीटर है। नियरेस्ट पॉइंट ऑन शोर ये वाली हो गई। अब यहाँ वाले पॉइंट से उसने क्या रखा है, 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे आपका कैंप है, यहाँ पे आपका कैंप लोकेटेड है और ये डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर है। चलो अभी ट्राई करो, सर एब्सेंट। देखो जिनसे नहीं हो रहा चेक करो, इतना देर थोड़ी मिलेगा, अभी थ्योरी बताने के बाद जल्दी हो जाना चाहिए। उसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। अब वो क्या कर सकता था, डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ रो करके जा सकता था। अगर यहाँ से यहाँ रो करता तो शॉर्टेस्ट पाथ तो होता, बट ये लीस्ट टाइम वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको फिर 4 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ता, क्योंकि रोइंग स्पीड उसका 4 किलोमीटर पर आवर है, बट उसका वॉकिंग स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसीलिए वो डेफिनेटली उसको एक ऐसा पाथ चूज करना चाहिए जहां पे वो आके अगर कहीं पे लैंड करता है जमीन पे, तो उसके बाद फिर वो वॉक करके यहाँ से यहाँ जाता है। तो ये वाला पाथ पे तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा और रो कर रहा होगा 4 किलोमीटर पर आवर से। तो इसके अकॉर्डिंग उसका टाइम सबसे कम लगेगा। तो कहाँ पे लैंड करना है यही आपको नहीं पता, वही तो आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक आर्बिट्री लोकेशन मान लेते हैं कि यहाँ पे आके वो स्ट्राइक कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वॉक करना पड़ेगा इधर से इधर। अगर आप नोटिस करोगे तो ये ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन का केस है। याद है आपको क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट में, ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा, क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि कभी भी अगर हाँ लाइट, सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर आप क्रिटिकल एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो फिर ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होता है, राइट है ना? तो अगर ये एंगल हाँ देखो, सर। ये एंगल बेसिकली क्या है, वहां का क्रिटिकल एंगल है, राइट है ना? और यहाँ पे क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का दिख रहा है। हाँ सर। कैन यू सी दैट? तो कंडीशन क्या लिखते हैं आप बताइए, μ1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ 90। लिखते या नहीं लिखते? राइट, यही तो स्नेल्स लॉ है। अब म्यू को क्या लिखते हैं आप, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप इसको क्या लिखते हैं, सी बाय क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इन रिवर, मतलब रिवर में जो रोइंग स्पीड है, एंड फिर साइन थीटा सी, दिस शुड बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन क्या बोलते हैं उसमें, रो मतलब ये क्या, जमीन पे वॉक करने का क्या, ग्राउंड। ग्राउंड शोर में जो वॉकिंग स्पीड है, तो इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग लिख लेंगे। यस। एंड इसके साथ आपका साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे तो साइन थीटा सी आपको डायरेक्टली मिल गई है, दिस इज वी आर ओवर वी डब्ल्यू। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। तो साइन थीटा अगर 4/5 है तो थीटा सी तो आपको पता चली गई कितनी है, ये 53 डिग्री है, राइट? इसका मतलब 53 डिग्री वाले लोकेशन पे वो क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा क्या था उसने, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शोर वेयर ही मस्ट स्टार्ट वॉकिंग। कहाँ से वो वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, तो कहाँ से वॉक करना स्टार्ट कर रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये वाला पॉइंट ही बेसिकली क्या करना है, ढूंढ के बताना है कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर ये वाले डिस्टेंस आपको पता है 9 किलोमीटर है और ये वाली एंगल 53 डिग्री मैंने आपको दे रखी है, तो यहाँ पे अच्छा, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शोर वेयर ही मस्ट स्टार्ट वॉकिंग सो एज टू रीच द मिनिमम पॉसिबल टाइम। कहाँ से डिस्टेंस निकालना है ये तो बहुत क्लियर नहीं है,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शोर, शोर तो पूरा का पूरा ही ये लाइन ही है, ये पूरा का पूरा लाइन ही शोर है, तो वहां से डिस्टेंस निकालना थोड़ा गड़बड़ हो सर गया। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर tan थीटा से यहाँ से निकालेंगे। यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट क्लोजेस्ट टू दी, ये वाला ऑपोजिट वाला पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं वो, बट ठीक है, एनीवेज वी आर गेटिंग द आइडिया कि क्या निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये वाली एंगल, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स 12 tan 53, यही होगा ना, और 9 tan 53 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 9 इंटू 4/3 हो, 4/3 तो हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप इधर से फाइंड करोगे डिस्टेंस, तो इधर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 minus 12 3 किलोमीटर। and that is 3 kilometers। ठीक है, समझ आ गई सभी को कंसेप्ट? Yes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहाँ पे एक वेज है, सर स्नेल्स लॉ इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, यस एवरीथिंग। अगर आप Not एक only पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं और लीस्ट टाइम लगाना चाहते हैं, तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। Hello, sir. हाँ बेटा बोलिए। Sir, can the Fermat's principle be proved? प्रूफ किया तो तुम्हारे सामने ही। सर नहीं नहीं सर, वो जो मतलब वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो। ये तो प्रूफ किया ना हमने, हमने तो ये प्रूव ही तो किया। सर नो नो, वो तो हमने सर स्नेल्स लॉ को प्रूव किया। अच्छा स्नेल्स लॉ को प्रूव किया, नहीं नहीं नहीं, ये तो फैक्ट की तरह है बेसिकली, ये फैक्ट अच्छा की तरह है। ठीक है ये सर। तो प्रिंसिपल है। ओके, ये एंगल मान लो आपका 30 डिग्री है, एक वेज है इंक्लिनेशन 30 डिग्री का, और ये वेज को हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10√3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मान लो आपके पास, अच्छा अच्छा अभी तो आपको इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट ही नहीं सिखाया। अच्छा अच्छा एक मिनट, इस पे वापस आते हैं। अच्छा ठीक है, अभी मिटा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ थ्योरी बताया नहीं आपको, इंक्लाइन प्लेन का थ्योरी तो आपको बताया नहीं है, बेकार का। अच्छा, पहले आपको ये चीज सिखाते हैं कि हाइट से प्रोजेक्ट करने पे मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या होता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट से जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी प्रोजेक्टाइल की अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो क्या कंडीशन को मीट करनी होती है। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है तब आपको पता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 45 बट अगर आप एक हाइट से प्रोजेक्ट करते हो तब कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान लेते हैं हमने एक बिल्डिंग ले लेते हैं जैसे एक प्रेजेंटेशन के लिए। सो दिस इज अ ग्राउंड सरफेस। सर यहाँ भी जो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन है वो यूज कर के निकलेंगे। देख तो लो क्या कर रहे हैं। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन यूज करके लंबा होगा, वो आपको इंटरनेट में सोल्यूशन मिलेगा। मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा, ढूंढ ढूंढ के भी पगला जाओगे, नहीं मिलेगा। ये की वेलोसिटी यू से फेंका गया है, और इसकी कितनी एंगल चूज करनी है हमको नहीं पता है, वी डू नॉट नो कि कितने एंगल पे फेंके। बस कंडीशन ये है कि यू दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दी हुई है, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन है कि मुझे रेंज सबसे ज्यादा चाहिए, जितनी भी सबसे ज्यादा पॉसिबल रेंज हो सकती है, वी नीड दैट। ये है वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ये वी मार्क कर लेते हैं। एंड मुझे ये दे रखा उसने कि बस आपको रेंज सबसे ज्यादा चाहिए, इसके लिए कंडीशन ढूंढनी है। दिस इज द रेंज आर, ठीक है। ओके अगर मैं t इक्वल टू 0 पे इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ,
अच्छा, ये इस आर के सबस्क्रिप्ट में आप आर मैक्स लिख लेना, ठीक है, आर मैक्स कर लेना ताकि पता चले कि हम मैक्सिमम रेंज निकालने में इंटरेस्टेड है। हमने टी इक्वल टू 0 पे इसको प्रोजेक्ट किया और टी इक्वल टू कैपिटल टी पे मान लेते हैं, ये लैंड कर जाता है। आपको पता है कि वेक्टर वी की वैल्यू को अगर आप लिखोगे तो इसको वेक्टर यू प्लस वेक्टर जी इंटू टी लिख सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं, ये आपको समझाया जी है सर। मैंने। यस सर, विक्टोरियली। ये वेक्टर एडिशन आप कर सकते हो। अब सिचुएशन क्या है आपके पास? सिचुएशन ये है कि आपने प्रोजेक्ट किया इसको ऐसा यू वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट हुआ है, इसमें जीटी वेक्टोरियली ऐड होती है, जीटी वेक्टोरियली ऐड होती है, और उसके बाद फिर आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है। क्या कुछ ऐसा ही सिचुएशन है? क्या कुछ ऐसा ही सिचुएशन है? हाँ हाँ। ठीक है, सो वी वेक्टर विल बी यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर विल बी यू वेक्टर प्लस जीटी। अब ये इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, ये वाली कंपोनेंट अगर मैं निकालूं, ये वाली कंपोनेंट, तो ये कितनी है? यू कॉस थीटा, अभी यू cos थीटा। राइट? क्या इस यू कॉस थीटा को हम आर बाई टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यू कॉस थीटा इंटू टी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आर मिलता है ना, हाँ सर। हाँ। ठीक है। यस सर, यस सर। देखो, अगर कोई आपसे पूछे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स u वेक्टर, v वेक्टर एंड जी टी वेक्टर, क्या होगा आप ये बताइए? हाफ बेस साइड हाफ यू cos Yes, sir. थीटा तो हाफ इंटू हाफ जीटी इंटू इंटू यू cos थीटा। हाफ इंटू आर बाई टी विच इज यू कॉस थीटा इंटू जी टी, कर सकते हैं। हाँ। Yes, sir. अच्छा, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? दिस इज इक्वल टू u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं कैसे? आपको याद है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का एक सिग्निफिकेंस याद है? जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इट गिव्स अस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू साइड्स ऑफ द, Yes, yes. राइट? तो इसका हम्म। हाफ करना पड़ेगा यार, u क्रॉस v तो बाई टू हाफ करना पड़ेगा ना। हाफ हाँ। करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि u क्रॉस v करेंगे तो u और v को मिला के जो पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, राइट? और हमें तो हाफ चाहिए उसका, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो u क्रॉस v बाई टू करना पड़ेगा, ठीक है? अभी ये टू और ये टू तो गया, ये t और ये t भी गया, तो अगर आप देखोगे तो रेंज का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? u क्रॉस v डिवाइडेड बाई g आ रहा है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? यस सर। अच्छा, अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो। अगर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच यूज करता हूँ, क्या हम कर सकते हैं इसको? हाइट एच से फेंका गया था, इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया मैग्नीट्यूड में फिक्स्ड है, हम डायरेक्शन ही बस चेंज कर रहे हैं। तो ये हाइट अगर गिरना फिक्स्ड है, तो क्या इसका स्पीड भी फिक्स्ड होगा गिरते वक्त? Yes, sir. तो इसका मतलब ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अगर हम यूज कर रहे हैं, तो नोटिस करो कि फॉर अ फिक्स्ड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, speed of projection for a given height of projection, for a given height h of projection, v क्या है? फिक्स है मैग्नीट्यूड में, राइट? v वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज v, ये क्या होगा आपका? रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये फिक्स हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या सबको ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। यस अब तुम Yes, देखो, sir. अब तुम देखो, ये रेंज आएगा u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई g। अब हमारा u का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, v का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वैल्यू कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90. So 90 perpendicular. दैट्स इट। इसका मतलब अगर u और v म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो उस केस में आपका रेंज क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। दैट्स द फाइनल आंसर। इसका तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? सो देयरफॉर आर मैक्स इज सिंपली u क्रॉस v, इसका मैक्सिमम वैल्यू divided by g, and therefore this becomes simply uv by g, and therefore this becomes u into root under of u square plus 2gh and divided by g. That's it. हो गया ये r max का वैल्यू। This is the maximum range.
और ये कब आता है? जब u और v क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये फैक्ट हो गया, अब याद रखना होगा। सो दिस इज व्हेन u वेक्टर एंड v वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपका फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए भी देखो अभी प्रूव हो गया। ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए भी प्रूव हो गया क्या? क्योंकि 45 डिग्री पे देखते हैं तो 45 डिग्री पे लैंड करता है, राइट? हुआ या नहीं हुआ? यस हाँ सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो आपको अब स्क्वायर बाय जी होगा। क्या? वो तो यू स्क्वायर बाय जी होता है, लाइक हाँ 45 डिग्री में हाँ, वो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा क्योंकि वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ना? क्योंकि उस केस में v और u सेम हो जाएगा, तो u इंटू यू बाई जी विच बिकम्स यू स्क्वायर बाई जी। तो सर कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना होगा? ये एंगल पे अब आप निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे v का वैल्यू तो आपके पास फिक्स्ड है। v कितना है? ओ अच्छा, हाँ हाँ 38। हाँ सर, हाँ सर। और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो आप एंगल भी इजीली निकाल सकते हो। तो कंडीशन क्या था आपके पास कि ये है u, ये है एंगल थीटा, और आपका लैंडिंग पॉइंट पे आपको ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है? और लैंडिंग पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है? लैंडिंग पॉइंट पे दिख रहा है कि ये v से लैंड कर रहा है, और ये एंगल है कितना? 90 माइनस थीटा। यही पता चला ना आपको? पता चला ही नहीं पता चला? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो u cos थीटा should be v sin theta, and therefore tan theta should be equal to u by v, और ये हो जाएगा u by रूट अंडर ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। हो गया। इस एंगल पे आपको फेंकना पड़ेगा। समझ आ गई? हाँ सर। समझ आई है सभी को? हाँ सर। ठीक है। सर मॉड भी था ना? क्या? सर यू बाई मॉड भी था ना? क्या हाँ बात हाँ है ठीक भाई? है। मॉडल नहीं नहीं सर, ठीक है सर। नशा करते हो क्या बीच बीच में? नहीं सर। ये सारे तो मॉड ही है, ये सारे ही मॉड है, हाँ वेक्टर है। हाँ हाँ सर। जी सर, जी सर। मतलब यू पे मॉड नहीं लगाएंगे और इस पे वी के ऊपर मॉड लगा दें। नहीं नहीं सर। वेक्टर, पहले वेक्टर का नोट्स रिवाइज कर लो जाके कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिवाइज करो नोट्स जी जाके, सर, जी सर। रिप्रेजेंटेशन भी याद नहीं रहता है। ओके, चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। मान लो आपको ऐसा सिनेरियो दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with a velocity u at an angle theta with horizontal. Find the time after which the direction of motion is inclined at theta by 2 with horizontal. ठीक है? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी जनरल क्लासेस में भी कराया है, बट जनरल क्लासेस में मैंने आपको एक मेथड नहीं बताया जो बहुत ही छोटा है, वो नहीं बताया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, तो वो जनरल क्लासेस में कवर नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल मेथड क्या था। मैं एक बार छोटा सा नॉर्मल मेथड आपको याद दिला देता हूँ। नॉर्मल मेथड क्या था याद है इसमें? किसी भी इंस्टेंट पे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? tan अल्फा इज वी वाई बाई वी एक्स, रिमेंबर? हाँ सर। यस सर। करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्शन पॉइंट है यू, ये एंगल है थीटा, और उसने पूछा है कहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, ये एंगल आपकी थीटा बाई 2 हो जाएगी, ये उसने पूछा है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t का है, तो tan थीटा बाई 2 अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं दिस इज वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई की वैल्यू यहाँ का वी वाई, ठीक है? तो वी वाई कितनी है? यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी एंड डिवाइडेड बाई दिस विल बी यू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करोगे अपने आप ही टी मिल जाएगा, सॉल्विंग गिव्स टी।
यहाँ से टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। दिस इज नॉर्मल मेथड जो आपने सीखा है। अब आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ। ऑल्टरनेटिवली देखो, जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है उसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ये है फाइनल लाइन। जिस लाइन पे मुझे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसा चूज कर रहा हूं कि ये फाइनल जो डायरेक्शन में मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है जाता हुआ, उसको मैं अपना एक्स एक्सिस बना लेता हूं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस चूज कर लेता हूं। तो मैं भी इस लाइन को मैं इधर थोड़ा सा ओरिएंट कर रहा हूं इसके पैरेलल, ठीक है। ये चेक करो, मैंने ये पैरेलल लाइन खींचा है, पैरेलल टू दी line which coincides with the direction of motion at the desired instant, ठीक है। और दूसरा इसके परपेंडिकुलर खींच रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर। अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली एंगल आपकी θ/2 है ना, है ये नहीं है? क्योंकि ये एंगल θ/2 है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी θ/2 होगा, राइट? सही कह रहा यस हूँ? सर। सर हाँ हाईएस्ट सर, पॉइंट। ठीक है। ओके, अभी ये वाली एंगल भी कितनी आएगी? θ/2 आएगी, यस सर। करेक्ट। हाँ सर। अब वेलोसिटी के अगर यस सर। कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग अगर ब्रेक करो तो मुझे क्या क्या कंपोनेंट मिलने वाला है? एक मिलेगा u cos ऑफ θ/2 और एक मिलेगा u sin θ/2। सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। एक चीज नोटिस करो, जब वो यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल एक्स एक्सिस से पैरेलल हो चुकी है। कैन यू सी दैट? यस। यस। इसका मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0। कह सकते हैं? हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल जाए कितनी है वाई डायरेक्शन में, तो आप डायरेक्टली वो स्टॉपिंग टाइम वाला कैलकुलेशन की तरह कर सकते हैं, राइट? ये लाइन को यस। मैंने एक्सटेंड किया, ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो। जी सर। और एंगल्स को एक बार मार्क करते हैं। ये एंगल हमारी 90 डिग्री माइनस ऑफ θ/2, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा? θ/2। तो जी का θ/2। का कंपोनेंट है वो कितना है? g cos θ/2। यानी सीधा दिख रही है आप सभी को? हाँ सर। और जी का कंपोनेंट आपको देखो, ये आपको एक्सेलरेशन पता है और ये वेलोसिटी पता है, क्या आप स्टॉपिंग टाइम निकाल सकते हैं? यस निकाल सर। सकते हैं नहीं? हाँ सर। दैट्स इट। तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया आपके लिए? सो दैट टाइम विल बी कितना? u sin θ/2 डिवाइडेड बाय g cos θ/2। हो गया आंसर। इसका आंसर इज u/g इंटू tan θ/2। उसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में सबको? हाँ सर। ठीक है। तो इसमें आपको देखो दो इक्वेशंस लिख, मतलब एक इक्वेशन लिख के फिर फर्दर को सिंप्लीफाई नहीं करना है, मतलब सॉल्व करना ही नहीं है आपको, बस एक ही लाइन लिखनी है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको फाइनल पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो उसके पैरेलल एक लाइन खींच देना और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना। और अकॉर्डिंगली देखना कि जब पैरेलल टू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो चुका है तो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी आपको पहले दिख रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देखो कितना था, और ये वेलोसिटी बाई ये एक्सेलरेशन कर लो, अपने आप ही आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज मैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का थ्योरी नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि स्टार्ट करूंगा तो वो खत्म नहीं होगा और फिर 12 बजे तक तो आप लोग का बैंड बज जाता है। तो इसलिए मैं उसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। वो अगले दिन कवर करेंगे, अगले सैटरडे को कवर करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन जस्ट देता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट राइट ऑन अ क्वेश्चन। एक मिनट, अभी मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, जल्दी से आ जाएगा, फिर एटलीस्ट आप ट्राई कर पाओगे।
चलिए इसको ट्राई करिए, लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, जिनको टाइम वेस्ट करना है वो आराम से लिखिए, बट बाकी लोग मैं चाहता हूँ जो जेन्युइनली एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, अटेम्प्ट करिए, जगह छोड़ दीजिए क्वेश्चन लिखने के लिए, और उसके बाद फिर खुद से ट्राई करेगा बाद में, ठीक है, मतलब खुद से लिख लीजिएगा क्वेश्चन को बाद में, भी ट्राई करिए। देखो टाइम खत्म हो रहा है, देखो एक बार चेक करो। ओके हमें ये उसने दे रखा है कि वो लैंड कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसा लैंड कर रहा है, ये क्वेश्चन उसने ऑलरेडी गिवन कर दे रखा है। सो दिस विल बी सम वेलोसिटी v व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। आप इसका हॉरिजॉन्टल से भी डायरेक्शन जानते हो, वर्टिकल से भी ऑब्वियसली जानते हो, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दे दिया उसने। बट इंस्टेड में क्या कह रहा हूँ, मैं अगर ऐसा सोचूं कि इधर मेरा एक लाइन ड्रॉ करूं, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो क्लियरली मुझे दिखेगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अगर ये वाई एक्सिस से सोचो और ये एक्स एक्सिस है, तो वेलोसिटी जो है वो बेसिकली वाई एक्सिस के अलोंग है और एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। कैन यू सी दैट? यस सर। एवरीबॉडी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इंक्लाइन प्लेन की लाइन, इससे पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट ठीक है, डायग्राम से रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और समझ आ रहा है। नाउ दिस एंगल ओवर हियर इज 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री माइनस 45 डिग्री, करेक्ट है? करेक्ट है। यस सर। अब अगर मैं इसी को एक्स एक्सिस बना लूं और इसको वाई एक्सिस बना लूं, ठीक है, तो जी का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आएगा वो दोनों ही g/√2 आएगा, आएगा नहीं, क्योंकि एंगल तो 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, g/√2 इधर भी हो गया और इधर भी g/√2 हो गया, करेक्ट है। अब वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट कितना है, ये वाला कंपोनेंट जो आपको अलोंग दी एक्स एक्सिस दिख रही है, ये वेलोसिटी कितनी है 50 इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री माइनस 45 डिग्री, करेक्ट है। अब यस देखो ये वाली वेलोसिटी ही अगर देखोगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई आपकी यहाँ पे जीरो हो गई है। बस vx को जीरो करना है, यहाँ पे vx जीरो हो जाएगा। तो vx जीरो होने का कंडीशन क्या है, vx जीरो होना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50 इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई दिस विल बी कितना g/√2। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है? यस सर। ठीक तो ये है। जाएगा 50 इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सो कॉस ए इज 3/5, cos b is 1/√2, sin a 4/5, अच्छा प्लस हो जाएगा 4/5 and into 1/√2 divided by this will be g/√2, मतलब 10/√2। ये √2 ये √2 ये √2 कट गया, ये 5 10 50 और ये 50 भी कट गया, तो 3 + 4 बचा, जो कि कितना है आपका 7 सेकेंड्स। यही आपका टाइम हो गया। क्लियर है? यस सर। नीलाब्रो पूछते मेरी चीज। Yes, yes, I wanted to avoid this 53 minus 45 parts. That's why I didn't do. ठीक है, बट यू वांटेड टू कैलकुलेट वो tan थीटा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ना? हाँ हाँ? सर। ठीक है, ठीक है, चलो अभी एक पार्ट तो हो गया, अभी अभी दूसरे पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो ये देखोगे तो प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसको, मतलब नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं इसको वाई मान लिया और इधर से एक्स मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट को एक्स मान लेते हैं। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इंडिविजुअली लिखता हूँ तो क्या आएगा, पहले वाई लिख लेते हैं। वाई की वैल्यू आएगी 50 इंटू साइन 53 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, तो हो जाएगा अच्छा टी की वैल्यू को 7 डाल देते हैं यहाँ पे, 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये आपका 5 सा कट गया और ये आ जाएगा 50 इंटू साइन 53 मतलब 40 आ जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ, अरे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा टी तो मल्टीप्लाई नहीं किया, इंटू 7 हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो 40 इंटू 7 इज 280, ये हो जाएगा 280 और इधर से सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास 245 245
7 7 49, 49 into 5 is 245, हाँ। तो यार आपके पास कितना 35, तो 35 मीटर्स आ गया। सो दिस इज कम आउट टू बी 35 मीटर्स। अब अगर ये 35 है तो ऑब्वियसली ये भी 35 होगा, क्योंकि वो tan 45 है। tan 45 में आपका परपेंडिकुलर बेस सेम होना चाहिए। तो 45 हो गया। अभी x कोऑर्डिनेट निकालें तो x की वैल्यू होगी सिंपली 50 इंटू कॉस 53 एंड इसके साथ टाइम 7 सेकेंड्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 7 विच इज 210 मीटर्स। अब अगर ये 210 मीटर है तो 210 मीटर ये निकल गया है 210 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 210 माइनस ऑफ 35 एंड दैट बिकम्स 175 मीटर्स। 175 मीटर्स आपका आएगा। अब ऑप्शंस क्या थे आपके? एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, निकाल लिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द फुट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये वाले डिस्टेंस पूछा था उसने। तो ये आपका 175 मीटर है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर 7 सेकेंड्स और दूसरे वाले पार्ट का आंसर 175 मीटर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। Sir, can you scroll down?